दिन दोस्तों, स्टूडियो 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया के बारे में। पाकिस्तान की एक खूबसूरत एंकर मोहतरमा डॉक्टर फिजा खान हैं। डॉक्टर साहब मालूम नहीं कौन से मदरसे में गई थी डॉक्टर की डिग्री लेने। भारतवर्ष में हमारी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 के हटाए जाने पर वो इतनी खफा हो गई कि लगता है कि जैसे किसी ने उनकी भैंस छोड़ ली हो। डॉक्टर साहब हमारे प्रधानमंत्री जी को पानी पी पी कर कोस रही हैं। वैसे भी चाहे बात पाकिस्तान की हो या फिर इन डॉक्टर साहब की, कोई भी इनकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। चलो फिर बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सिचुएशन आपके सामने, आपने मोन्टाज भी देखा जो हमारी टीम ने तैयार कर रखा था। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जी कश्मीर में जो जुल्म का सिलसिला नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी आर्मी ने शुरू कर रखा है, उसके बारे में या आर्टिकल 370 के बारे में इतनी फखरिया पेशकश के तौर पर बात कर लेना और इस तरह आंख से आंख मिला के बात कर लेना और उस चीज़ को जो कि जुल्म है, बर्बरियत है, उसको ये कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बेहतरीन काम या हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतनी डिटाई के जोन में कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट या इंडिया कैसे चला जाता है कि जुल्म का सिलसिला वहां पे जारी है, वहां पे किस तरह निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है, उनको हक खुदरादियत नहीं दिया जा रहा, यानी उनको यह हक नहीं दिया जा रहा कि वो खुद बताएं कि वो क्या चाहते हैं। उन पर बाकायदा ये लोग मुसल्लत हैं, काबिज हैं और वहां पर जुल्म या ज्यादती हो गई जो इन्होंने गैर पार्लिमानी डिसीजन लिया, गैर आईनी डिसीजन लिया, अपने आइन का मजाक उड़ाया, तमस्कर उड़ाया, उसको इतने फखरिया तौर पर पेश किया जाना। और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख अमेरिका पर, ये सुपर पावर जो खुद को कहलवाता है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उसका इंट्रोडक्शन करवाया, उसको वार्म वेलकम किया नरेंद्र मोदी को, एक जालिम का इस तरह वार्म वेलकम बनता है। यहां से साबित होता है कि अगर जिस इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में हम बात करते हैं, अभी भी हमारी बहुत सी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई हैं कि ट्रंप से वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकात है उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। जाहिर बात है वज़ीर आज़म साहब वहां पर इशू हाईलाइट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब उस मुलाकात में सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या जो वहां की एस्टैब्लिशमेंट है या वहां की जो गवर्नमेंट है या वहां के जो लोग हैं या अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या वो उस चीज को महसूस करेगी? अगर वो महसूस कर रहे हैं तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है, जहां से पता चलता है कि शायद सॉरी टू से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज़ है उससे वो वाकिफ़ हैं, उसकी डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस तरह वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी का, और ये अमेरिका की तारीख में पहली बार हुआ कि किसी और मुल्क के मुमलिकत के सरबराह जो हैं उनको इस तरह बुलाकर इस तरह कम्युनिटी के साथ खिताब के लिए बुलाया गया। ये भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। अच्छा जी, पाकिस्तान पर हमले का कहीं इंदिया तो नहीं दे दिया नरेंद्र मोदी ने? ये भी सवाल गर्दिश करे। तमाम सवालात का जो बॉल है मेहमानों के कोर्ट में फेंकूंगी। तारुफ करवा देती हूँ मेहमानों से। आपका जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। मुनीब कादिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुनीब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रमेश कुमार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल मैं पूछूंगी जी जनरल साहब आपसे, मुझे ये बताइएगा सर कि बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए अमेरिका के दिल में इतनी इज्जत, इतना लगाओ, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना रिगार्ड उसको दिया जा रहा है, क्यों? यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया मुफाद के लिए बस एक दूसरे के साथ चलती है। कोई जालिम हो, कोई कसाब हो, वहाँ लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, उनका खून बहा रहा है, यानी कोई चीज़ भी उन पर असर नहीं कर रही इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, सिर्फ मुफादात वो देख रहे हैं इस टाइम पे अपने। शायद उनको आवाज़ नहीं जा रही, मेरे पैनल से भी पता चला। जी मुनीब, मैं आपसे ये सवाल अगर पूछना चाहूँ। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी लोग आजकल सोशल मीडिया पे भी पढ़ रहा हूँ और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का इम्तिहान है। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता, क्योंकि आप अगर ये देखिए तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये पूरी दुनिया का इम्तिहान है, ये यूनाइटेड नेशंस का इम्तिहान है, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का इम्तिहान है कि आप में कोई इंसानियत रह भी गई है या नहीं। क्योंकि देखिए पाकिस्तानी हुकूमत जहाँ तक कंसर्न है, या इवन जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीर के अंदर इस वक्त इंसानी हकूक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसके ऊपर दुनिया की अटेंशन आए, उसके ऊपर हर कोई गौर करे। लेकिन अगर इस वक्त
अमेरिकन सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको इस वक्त ये अगर सोच पड़ी हुई है कि मैं अगले इलेक्शन में जीत पाऊंगा या नहीं, क्या जो इंडियन वोटर्स हैं, जो वो डायस्पोरा है उधर की, वो मेरे लिए वोट करेगी या नहीं, या ह्यूस्टन से जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस होता है उसके इंडिया 4th लार्जेस्ट BBC के मुताबिक खरीदार हैं, तो क्या हमारे तजारती ताल्लुकात रहेंगे या नहीं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जून को इसी साल 2019 में ट्वीट किया था कि मोदी गवर्नमेंट जो है, और मोदी का नाम लेकर ट्वीट किया था, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करती है। तो मेरे ख्याल से कि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स का परचम अमेरिका लहराता है उस इमेज को भी बहुत डैमेज किया जा सकता है। और वही जो मैंने कहा है, मैं क्या कहूँगा, ट्रंप ने कहा है कि मोदी इज नॉट ए रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर, ये उन्हीं के अपने अल्फाज हैं जून में इस साल। तो मेरे ख्याल से कि ये तो बहुत ही घाटे का सौदा है जहाँ तक ट्रंप साहब का सवाल है। और लेकिन अब देखिए, इतनी ज़्यादा ट्रंप से भी उम्मीदें जोड़ना वो भी थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि इसी वक्त इम्पीचमेंट की कॉल्स की जा रही हैं ट्रंप के खिलाफ कि वो यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ फ़ोन कॉल पर रब्ता कर रहे थे कि जो मेरे राइवल्स हैं इलेक्शन में, जो बिडेन वगैरह, उनके बारे में मुझे कोई कॉम्प्रोमाइजिंग इन्फॉर्मेशन दो। अब ये तो इलेक्शन कैंपेनिंग रूल्स के ही बहुत खिलाफ जाता है। तो इस वक्त अगर मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए जीत और हार का सवाल नहीं है, तो पूरी दुनिया के लिए जीत और हार का सवाल है। और लोग मुझे कहते रहते हैं जी रेजोल्यूशन पास करवाई जाए, रेजोल्यूशन पास हो सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जजमेंट ली जाए। जजमेंट्स और रेजोल्यूशन तो पहले ही मौजूद हैं। 1993 के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन दी थी, बल्कि 11 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो कश्मीर के ऊपर है, उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल रेजोल्यूशन है जैसे 497, उसमें पूरी दुनिया के ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन डाली गई है कि कहीं भी अगर एनेक्सेशन हो या एथनिक क्लेंजिंग हो, जो या जेनोसाइड हो रहा हो, जैसे कश्मीर में हो रहा है इस तरह का लॉकडाउन, तो वहां पूरी दुनिया ने एक्ट अपॉन करना है, उन्होंने एक्शन लेना है, उन्होंने सैंक्शंस लगाने हैं। तो बल्कि हमारे पास तो इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन मौजूद है इसके ऊपर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट भी है 2004 की, उसमें है कि पूरी दुनिया के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने एनेक्सेशन वगैरह कहीं हो रहा हो उसके खिलाफ एक्शन लेना है। और अगर नहीं लेते तो मैं यहाँ एक लीगल, एक कानूनी पेचीदगी बताता चलूं। आर्टिकल 94 है यूएन चार्टर का, वो इस बात का हक देता है आप सिक्योरिटी काउंसिल में फिर एनफोर्समेंट एक्शन ला सकते हो। पाकिस्तान के पास तो इस वक्त, तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया कश्मीरियों के पास इस वक्त इतने लीगल राइट्स हैं, बस अब उनको इन्फोर्स करवाने की देर है। और 27 सितंबर को जो जनरल असेंबली में अब इमरान खान साहब खिताब करेंगे, मैं सिर्फ इस बात की उम्मीद रखता हूं कि उससे कहीं ना कहीं आवाज़ें गूंजें दुनिया भर में। और आज भी लिंडसे ग्राहम के साथ मुलाकात की खबरें आई हैं, जो वहाँ के लॉ मेकर्स हैं यूएस के, या चक शूमर, इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं अमेरिका में, बर्नी सैंडर्स, वो उन्होंने कहा है जो हाउडी रोडी वाला पूरा एक नाटक कल रचाया गया है वो बहुत ही शर्मनाक बात है। ये तो एक फैशिस्ट गवर्नमेंट और नाजी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली बात है। इससे तो अमेरिका के जो से इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी शर्मिंदा हुए हैं, उनको भी शर्मिंदगी हो रही है इसके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, जनरल साहब ने मैं ज्वाइन किया। जनरल साहब, आपको आवाज अगर आ रही है, आपको पहले आवाज नहीं जा रही थी, कैसे देखते हैं दौरे को आप? बहुत से लोग इससे बहुत सी उम्मीदें जोड़कर बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा कहना हमेशा यही होता है कि खिताब भी मैटर नहीं करता है, ना दौरे मैटर करते कि वहां जाके हमने जो आर्गुमेंट्स, अपनी दलीलें जिस तरह पेश की, अपना जो केस जिस तरह पेश किया, उसके नताइज क्या आए, रिजल्ट्स क्या आए, हमने अचीव क्या किया। जी ठीक है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ट्रंप और खान साहब की मुलाकात और दौरे के हवाले से बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ रखी हैं, लोग कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बताइएगा कि खिताब भी मैटर करता होगा, जाके मुलाकातें करना भी मैटर करता होगा, दौरा भी अहमियत का हामिल होता होगा, लेकिन मेरा मानना यह कि हमने अपने केस को कैसे वहां पे प्रेजेंट किया और रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं, नताइज के हमने क्या पाया, अचीवमेंट क्या हुई। देखिए, बात यह है कि मुल्कों के ताल्लुकात जो है वो तकरीरों से तब्दील नहीं होते, वो मुलाकातों से तब्दील नहीं होते, जब तक कि आप अपना स्टांस चेंज ना करें। अब कश्मीर के सिलसिले में हम अपना स्टांस बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। जो चीन के, जो आपने देखा जब वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे फोरम, काउंसिल ऑफ फॉरेन पॉलिसी वाले, फॉरेन रिलेशन वाले फोरम पे, वहाँ उन्होंने क्लियर कहा कि हमारे खसूसी ताल्लुकात है चीन के साथ, हम वो अपना बयानिया चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक्सपेक्ट करना, अच्छी तरह जानते हैं जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपके नाज़रीन में भी होंगे, आप अच्छी तरह जानती हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बड़े मुल्क के जो प्लान्स हैं उनको तब्दील किया जा सके किसी भी राय आमा से या मुख्तलिफ प्रेशर डालकर, ऐसा नहीं होता। जब हिंदुस्तान, अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे मुल्क अपना कोई प्लान बनाते हैं तो वो उसके मुताबिक चलते रहते हैं, चाहे रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं। अगर आप बर्मा जैसे कमज़ोर मुल्क को नहीं उनका रवैया तब्दील कर सके रोहिंग्या या मुसलमानों के मुतल्लिक,
तो आपका क्या ख्याल है? कश्मीर के बारे में जब सवाल हुआ है ट्रंप से, कश्मीर के ह्यूमन वायलेशंस का क्या जवाब दिया उन्होंने कि हम तो चाहते हैं जी किसी के साथ भी कोई ऐसी खराबी ना हो, सबको उन्होंने एक ही पलड़े में रख दिया। तो बात यह है कि हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि ट्रंप मोदी का दोस्त है और उसने बरमला इसका इजहार किया, और मोदी ने जो बात वहाँ पर कही है ट्रंप की मौजूदगी में कि हम जंग करेंगे उन मुल्कों के साथ जहाँ से टेररिज्म होता है, तो उन्होंने तो जंग का ऐलान कर दिया है। कुछ नहीं होने वाला, खाली हाथ वापस आएंगे, मुझसे लिखवा लें आप। रमेश कुमार साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या खाली हाथ वापस आएंगे या हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और जंग का ऐलान वाकई क्या कर दिए? देखिए, मायूसी तो कुफर है, मगर मैं समझता हूँ हमें सोचना चाहिए। 70 सालों से हम अमेरिका के साथ रहे, अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम करता है, हम समझते हैं अमेरिका हमारे साथ डबल गेम करता है। मैंने माजी में भी इन चीज़ों के ऊपर लिखा भी है कि अमेरिका के इंटरेस्ट जो है वो भारत के साथ ज़्यादा हैं, और इस वजह से हमें जो है वो किसी न किसी के साथ रहना चाहिए। हम चाइना के साथ सीपेक में थोड़ा बड़े, मगर वहाँ पे भी हमारे अच्छे रिलेशन इतने नहीं हैं। चाइना ने अभी हमें जो साथ दिया वो अपने लद्दाख के इंटरेस्ट की वजह से दिया, क्योंकि उसका भी वहाँ पे इंटरेस्ट है। मगर मैं आपने सऊदी और का जो यूएई का जो देखा चांस कि वो किस तरीके से देख रहे थे, और वो भी आपके सामने है, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि यमन के मामले में जो है वो पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया। तो अब कम से कम नहीं, हम और किसी को डबल गेम हम किसी के साथ नहीं करें, नहीं वो मुल्क हमारे साथ डबल गेम करे। ट्रंप से हम अगर अच्छी की उम्मीद रखें कि वो भारत को छोड़ के जिसके साथ उसके स्ट्रेटजिक भी, बिजनेस भी, हर चीज़ के जो है वो लिंक ज़्यादा हो, और अगर आज ट्रंप को अगर इलेक्शन जीतनी है तो उसमें कोई शक नहीं है उसको भारत जितवाएगा, क्योंकि आज जितनी कम्युनिटी अमेरिका में पाकिस्तान की रहती है उससे 10 गुना तो कम्युनिटी इंडिया की रहती है वहाँ पे, हिंदू कम्युनिटी हो चाहे मुसलमान कम्युनिटी हो। इंडियन है, हिंदू है या मुसलमान है, वो कम से कम वो फिर उस हवाले से सोचता है। पाकिस्तानी है वो उस हवाले से सोचता है, क्योंकि अमेरिका में जाने के बाद रिलीजियस जो है वो पीछे रह जाता है, वहाँ पे जो है वो कंट्रीज़ के मफादात ज़्यादा आगे चले जाते हैं। मैं आज भी समझ रहा हूँ, आज भी जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है 22 करोड़ जो कम्युनिटी जो आज भी इंडिया में रह रही है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो आज कश्मीर के स्टैंड्स के ऊपर जो है वो भारत के साथ खड़ी है, हमारे साथ नहीं खड़ी है। ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है जो ये कहा जाता है कि ये क्योंकि भारत के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी से भी खुश है। तो हर जो बंदा जिस मुल्क के अंदर रहता है वो वहाँ से प्यार करता है। रही बात कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो किसी रिलीजन के अंदर इजाज़त नहीं है, मगर वो उनको देखने में नहीं आया। मगर आज मुझे जो सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है वो एक चीज़ के ऊपर हुआ है। देखिए, टेररिज्म हर मुल्क के अंदर मैंने देखा है, किस किस मुल्कों की बात करूं, बहुत सारे मुल्कों में देखा है टेररिज्म, मगर उसको आप किसी रिलीजन से रिलेट करना, जो ट्रंप ने आज बात की कि भाई इस्लामिक टेररिज्म, व्हाट इज दिस? इस्लामिक तो आखिरी पैगंबर ने तो उसको तो खुदा ने खुद रहमतुल आलमीन का लक़ब दिया था, और किसी ने नहीं, रब ने दिया था ना। वो तो एक ऐसे बंदे थे जो दुश्मनों को माफ़ करते थे। तो इस्लाम को ऐसे बात करना, या किसी टाइम खान साहब बात कर देते हैं हिंदुत्व, भाई हिंदुज़म कुछ नहीं है। हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, पाक कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, सारे ह्यूमन बींग, सारे इंसान ज़ात से मोहब्बत करना सिखाते हैं, सारे इंसानियत का दर्स देते हैं, सारे किसी को दुख में देख के उसको दर्द से दूर करना सिखाते हैं। मगर ऐसा कोई मजहब नहीं है जो ये मजहब सिखाता हो कि भाई इसको दुख भी दो और उसको आवाज बाहर निकालने नहीं दो। सबसे पहले तो सब इंसान है। जी, इसमें मैं भी मुनीब भी कुछ कहना चाहते हैं। आज यार इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद अभी तक किसी इस्लामिक कंट्री की इतनी स्टेटमेंट नहीं आई है कि भाई इसने इस्लामिक टेररिज्म के हवाले से क्यों बात की है। कहना चाहिए था। इस्लाम क्या, इस्लाम तो पीस अमन का दर्स देता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये भी जो मैसेज है वो गलत है। आप कभी भी जी ठीक
आप टेररिज्म को कभी किसी मजहब से लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होता है कि फोबिया फैलना शुरू हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर मजहब के टूवर्ड्स या उसके किसी भी रिलीजियस ग्रुप के टूवर्ड्स। जिस तरह इस वक्त कश्मीर के अंदर भी, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जो मोदी कर रहा है या असम में जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, वो क्या है? वो इस्लामोफोबिया है। वो इन लोगों का इस्लामोफोबिया है जो इनकी RSS आइडियोलॉजी है, उसके मुताबिक ये एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि ये ट्रंप की तरफ से या ट्रंप की जानिब से कोई पाकिस्तान को वार्निंग है या ये कोई जंगजू हुई बात हुई है, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान तो एला रहा है सालों से। आज इमरान खान साहब ने इस बारे में बात की है, 70,000 लोगों की तो जाने पाकिस्तान में गई। तो अगर वो टेररिज्म को टारगेट कर रहे हैं तो वो टेररिज्म को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे कर रहे हैं? हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो एला है, बल्कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान ने साथ दिया है। तो दुनिया को इस रियलिटी के टूवर्ड्स जागना पड़ेगा। और रही बात मोदी की, देखिए 1939 में बिल्कुल इसी तरह से एक रैली हुई थी, उसके अंदर भी हजारों लोग आए थे। नाजीज की रैली हुई थी न्यूयॉर्क में, मेडिसन गार्डन स्क्वायर में। तो उसके बाद क्या हुआ था? जंग छिड़ी थी ना, उसी अमेरिका ने नाजीज के खिलाफ कदम उठाया था ना, वो खड़े हुए थे ना। तो आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है कि एक रातों रात ही रेजोल्यूशंस पास हो जाएंगी या एक्शन हो जाएगा मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। कल जो इतने ज्यादा एहतजाज हुआ है, आप ये देखिए ह्यूस्टन में कश्मीरियों ने किया, सिखों ने किया, यहाँ तक कि अमेरिकनों ने किया। वहां जो ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है, इंडियन ओरिजिन का ही ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है अर्जुन सेठी, उसने कहा कि बिल गेट्स की फाउंडेशन अवार्ड दे रही है मोदी को, जो कि एक शर्मनाक बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टॉयलेट बनाए। तो अगर आप एक रूम के अंदर टॉयलेट बना रहे हो और दूसरे रूम में टॉर्चर सेल्स बना रहे हो, तो आपको सराहा कैसे जा सकता है? ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइम है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत आवाज उठा रही है, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया बात कर रही है। एक वो भी वक्त आ सकता है कि यही वर्ल्ड लीडर्स, यही डोनाल्ड ट्रंप वगैरह अपने आप को ट्रंप से, अपने आप को मोदी से वाबस्ता करते हुए शर्मिंदा होंगे। हमने वो मुकाम लाना है, उसके ऊपर वर्क करने हैं। ये बड़े सारे लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया, मैं बताता हूं। OHCHR की जौन सी लीडर है मिशेल बैशले, उन्होंने क्या कहा था कि जो इलीगल सिचुएशन है इंडिया ने जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में की हुई है वो खत्म कीजिए, जो ये पैलेट गन फायर किया जा रहा है, जो उधर लॉकडाउन किए खत्म करें। ये उसी जिनीवा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कहा गया। उधर ही जॉइंट स्टेटमेंट आई इतने सारे ममालिक की तरफ से, और उधर सबसे बढ़ के शाह महमूद कुरैशी साहब, रेजोल्यूशंस को भी साइड पर रखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने सारी दुनिया के सामने, और उधर भारतीय नुमाइंदे भी थे, सबके सामने ये नहीं बताया कि जो इस मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहा है वो बहुत ही गैर कानूनी और बल्कि हर स्टैंडर्ड के मुताबिक एक बहुत ही इमोरल हरकत है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं जनरल साहब आपकी तरफ दोबारा आना चाहूंगी। अब दोबारा मुलाकात में सालिसी की पेशकश कर दी है ट्रंप ने। मुझे समझ नहीं आती कि सालिसी की पेशकश पहले भी की गई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मसला है इसको हल करवाने के लिए हम सालिसी का किरदार अदा करेंगे। अरे ये मीडिएटर का किरदार क्या अदा करेंगे जनरल साहब? इनको समझ नहीं आ रही। जिस मोदी के सर पे इज्जत के सेरे से जाए जा रहे हैं, उस मोदी से पूछे ना, सीधे सीधे बात करें कि तुम क्या जुल्म चला रहे हो, वहां पे क्यों चला रहे हो, वहां पे बात ये कर नहीं सकते? क्या वाकई सुपर पावर अमेरिका बात नहीं कर सकता? देखिए जी, सालिसी तो हमेशा सिर्फ उस फ़र्द की या उस मुल्क की कबूल की जाती है जो न्यूट्रल हो। जब हमें मालूम है, और जैसे रमेश भाई ने भी कहा कि उनके स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ, तो बहुत बेवकूफ़ी होगी। हमने खैर अभी सालिसी कोई ऐसी बानी तो नहीं है, लेकिन ये है कि लगता है ऐसे है कि हमें बड़ी खुशी होती है जब वो सालिसी की बात करते हैं। अगर सालिसी पाकिस्तान ने करवानी है तो इसमें अमेरिका के साथ चीन भी शामिल होना चाहिए। कोई तुर्की जैसा, ईरान जैसा, ऐसे ईरान तो खैर नहीं हो सकता, तुर्की हो सकता है, और कोई मलेशिया ऐसा मुल्क हो सकता है जिसको हिंदुस्तान भी मान ले। तो ऐसे ममालिक जिन पर आपको भी यकीन हो, हिंदुस्तान को भी यकीन हो, तब तो पहली बात तो वो तो सालिसी पर आ ही नहीं रहे। इसलिए ऐसी बात सालिसी हो ही नहीं सकती जब तक कि दोनों साइडें मुत्तफिक ना हो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, और वो इस सिलसिले में है कि देखें, जब भी कोई बात करता है तो हम अक्सर कहते हैं भी चूँकि उनका अभी इलेक्शन आने वाला है, उन्होंने उन लोगों को अपने साथ मिलाना है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। मोदी के सिलसिले में भी यही बातें बहुत होती थी कि वो इलेक्शन है इसलिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है और वो हमले की बात कर रहा है, नहीं होगा, ये है वो है। अब आपने देख लिया कि उसका रवैया क्या है। तो मेरा ख्याल ये है कि रवैयों को भांप कर पहले से पेशबंदी करना बहुत बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि जब सर पर आन पड़े तो फिर आप इधर उधर भागते फिरें। जैसे मेरे भाई ने कहा कि आप फैसला करें कि आपने किस ब्लॉक को ज्वाइन करना है। आपने कोशिश कर देखी, दोनों में पांव धरने की कश्तियों में नहीं रखा जा रहा, मुश्किल हो रहा है। मैं मानता हूँ सुपर पावर है और हमें उनके साथ ताल्लुकात बिगाड़ने नहीं चाहिए, और ताल्लुकात की बहुत जहतें होती हैं।
हम किसी न किसी जहद पे उनके साथ ताल्लुकात रखें और कुछ चलाते रहें, तालीम हासिल करते रहें, हमारे लोग वहाँ नौकरियाँ अगर करते रहें, और कोई अगर तजारत हो सकती है करते रहें। लेकिन जब बात आती है जिसमें मफाद आमने सामने हो जाएं चीन और अमेरिका के, तो फिर हमें क्लियरली फैसला करना चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि जब अमेरिका कहे कि आप सीपैक स्लो कर दें, हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं सऊदी अरब से, यूएसए, या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वो बात मान लें। जब IMF कहे कि हमें चीन के साथ अपने जो आपके मुआहदे हैं वो दिखाइए, तब हम आपको पैसे देंगे तो हम मान जाएं। ऐसे तो नहीं होता। आपने अगर किसी के साथ दोस्ती की है और ऐसा दोस्त जो कि हर वक्त आपके काम आया है, उसको फिर आप दगा तो ना दें, उसके साथ ये काम तो ना करें, उसके जो ट्रस्ट है उसको तो ना तोड़ें। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक सॉलिड फैसला करना है कि क्या वो जो ब्लॉक है चीन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, टर्की, ईरान, रशिया, ये हमारा नेचुरल ब्लॉक बनता है। इससे हमें जल्द अज जल्द इसको मजबूत करना चाहिए, इससे पहले कि हमारे ऊपर आफतें टूटें, जो कि नज़र आ रहा है। अब आपकी मर्जी है कि एक किस्म का ऐलान जंग मोदी ने तो कर दिया है, अब वो अपनी मर्जी के टाइम पर करेगा। आपको बाकी लोग सारा एक्शन से रोकते रहेंगे, ना भाई ना ये काम ना करना, तुम्हें अच्छे लोग अच्छे बच्चे ये काम नहीं करते। जब वो अपने राफेल तैयारे ले लेगा, जब S-400 ले लेगा, 6 महीने 1 साल की बात है, इतने में वो हजम करने की कोशिश करेगा कश्मीर को। उसके बाद आपके कश्मीर पर हमलावर होगा। फिर ट्रंप कहेगा जी अब मैं, जब वो कहीं खुदा ना खासा कब्जा शब्दा कर लें छोटे मोटे इलाके पे, ट्रंप कहेगा आए जी मैं आपकी आर्बिट्रेशन कराता हूँ, और वो मान जाएंगे। ये पूरा मंसूबा है, दीवार पे लिखा हुआ है, अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो फिर क्या किया जा सकता है। अच्छा रमेश कुमार साहब, आप चूंकि एक सीनियर सियासतदान हैं, आप ज़्यादा इस बारे में बेहतर बता सकेंगे कि आखिर ये जो आर्टिकल रिमूव हुआ, कश्मीर में जो हुआ, वो जो गैर आइनी सिख सिचुएशन सामने आई, जो इसका भारत में भी जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं उन्होंने बड़ा इसका मजाक भी उड़ाया, इस पर तनकीद भी की, बड़ा गम गुस्से का इजहार भी किया। क्या ये फैसला अमेरिका को कॉन्फिडेंस में रखे बगैर किया गया? और अभी जिस तरह जंग का इंदिया देना, क्या डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर, अमेरिका की मर्जी के बगैर, या अमेरिका भी स्मार्ट प्ले कर रहा है हमारे साथ, एक जानिब सालिसी की पेशकश करता है और साथ ही नरेंद्र मोदी को भी हवा देता है कि हाँ भी मैं तुम्हारे साथ हूं? ये पीछे हो क्या रहा है, साजिश क्या हो रही है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेहमानों का दोबारा तारुफ करवा दूं, हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब और डॉक्टर रामेश कुमार साहब, और लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मुनीब कादिर। आप तमाम मेहमानों का दोबारा से वार्म वेलकम। रामेश कुमार साहब, आपसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछा था, नाजरीन के लिए जरा दोबारा दोहरा देती हूँ। आपको तो याद होगा कि जी अमेरिका जो ये क्या पीछे कहते हैं कि अंदर खाते क्या साजिशें कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार मीडिएटर के किरदार की हमें ऑप्शन दे देता है और साथ ही नरेंद्र मोदी की आरतियां उतारता है, बुला के उसको ऐसे इज्जत देता है, इज्जत के सेहरे उसके सर पे बांधे जाते हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे रहा है वो कश्मीर में। ये क्या चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, क्या चाह रहा है अमेरिका, क्या चाह रहा है? आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाया जाता। अगर आप माजी की गल्फ वॉर में चली जाएं तो उसके भी कौन कौन थे जिसने गल्फ वॉर लगाई थी, और आज फिर सऊदी के अंदर जब तेल हमले जब हुए तो डायरेक्ट ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मगर सऊदी ने आज तक नहीं कहा कि भाई ईरान ने ये किया है। उनको पता है कि गल्फ वॉर का माजी में जब हुई थी तब भी सारे लोग, अरबों के डॉलर भी वहाँ पे जमे हुए थे, तेल के बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी अमेरिका में हुए थे, और अपना हथियार भी वहाँ से लिए गए। ये इस तरीके से सुपर पावर बने। रशिया को तोड़ना था तो किस तरीके से उन्होंने कर दिया, इराक और सद्दाम हुसैन को यूज़ करना था किस तरीके से कर दिया, फिर किस तरीके से ख़त्म भी कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि आदमी को अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए कि हमारे मुल्क की इंटरेस्ट क्या है। आज से 5-6 दिन के बाद आ रहा है पड़ोसियों का आलमी दिन, पड़ोसियों का कौमी दिन। अमेरिका ने आज से इतना अरसा पहले जाके उसने पड़ोसियों की अहमियत के ऊपर बात की थी, मगर आज अगर हम पड़ोस में चले जाएं तो अफ़गानिस्तान हो चाहे ईरान, जो हमें सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने वाला है, आज भी खड़ा है, मगर हम ईरान के साथ भी मुकम्मल नहीं है। हम अफगानिस्तान के साथ 40 लाख रेफ्यूजी उनके बर्दाश्त करने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं है। इंडिया के साथ जो है वो वैसे ही हम मुकम्मल है। तो और चाइना ने सीपैक के अंदर, तो हमें, मैं समझता हूँ हमें ये जो हमारी 70 सालों का जो तसलसल जो चल रहा है पॉलिसीज़ का, उन पॉलिसी को अभी एक तरफ दुरुस्त समित में जाना चाहिए। दुरुस्त समित में जाने के लिए
हमें बोल्ड और ब्लंट डिसीजन करने पड़ेंगे। बोल्ड और ब्लंट डिसीजन हमने नहीं किया तो इस तरीके से हम यूज होते जाएंगे, कोई मुल्क हमारे ऊपर एतबार नहीं पड़ेगा और हम इंटरनेशनली आइसोलेट होते जाएंगे। और आज हमें वो इस्लामिक कंट्रीज उनको भी ये कहना चाहिए कि भाई हमने 70,000 जाने दी है, 70,000, और ये टेररिज्म हमारे मुल्क में अमेरिका की तरफ से आया, ये अफगानिस्तान हमारी वो गलती थी, मगर उन इस्लामिक कंट्री को भी कहना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे टेररिज्म नहीं है। मगर वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अगर उसकी स्टेटमेंट आप देखें कि जलसे के अंदर कहता है इस्लामिक टेररिज्म को हम मिलके ख़त्म करेंगे, मोदी को कह रहा है, मोदी से तो एक्सपेक्टेशन थी, मगर अगर वो कहता है तो मैं समझता हूँ एक सुपर पावर जिसके रिलेशन सऊदी के साथ, यूएई के साथ, तो वो पार्टनर है, तो उनको भी उजागर करना चाहिए। इस वक्त अगर मेरी सोच मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहूँगा कि कल ही सारे मुल्कों को एक लेटर लिखे कि भाई ये जो लफ्ज़ लिखा है इन लफ्ज़ों के ऊपर ओआईसी की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर जाना चाहिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, सारी कम्युनिटी को कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर अगर मामूली सी चीज़ होती है तो हम तो पता नहीं, तो इन्हें रिसालत पता नहीं कहाँ कहाँ तक निकल जाते हैं, मगर इसने अगर इतनी बड़ी बात की है तो हमने सारे मुल्कों को भी इस तरीके से इकट्ठा करना चाहिए, लीडरशिप की तरफ जाना चाहिए। कश्मीर के हवाले से मैं आज भी क्लियर हूँ, कोई सालसी हमारे लिए फायदेमंद नहीं बनेगा। ठीक है जी। अगर कोई भी हमारा सालसी बना तो मैं समझता हूँ हमारी हार होगी, हमारा जीत नहीं होगा, क्योंकि हर इंटरनेशनल कम्युनिटी का भारत के साथ चाहे स्ट्रेटेजिक चाहे बिजनेस इंटरेस्ट ज्यादा है, चाहे उनका वोट बैंक भी हर मुल्क के अंदर इंडिया का ज्यादा है। आज डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए इंडिया के वोट बैंक चाहिए या पाकिस्तान के वोट बैंक चाहिए, 10 गुना ज्यादा वोट बैंक जो है वो इंडियन का है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और हमें अब डिसीजन लेना पड़ेगा। आज कभी सीपेक के ऊपर बात आ जाती है, कभी चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन बनते हैं, फिर वो कहीं ब्रेक हो जाती है, कभी वो मैं इस चीज़ के ऊपर क्लियर हूँ और लोधी साहब ने पहले भी ये बात की है और मुझे भी इस बात के ऊपर सेकंड करेंगे, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा तजर्बा है कि आदमी की नीयत साफ है ना तो फिर किसी से डरने की बात नहीं है। मैं तो उम्मीद रख रहा था कि मेरे प्राइम मिनिस्टर अभी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये ज़रूर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, जब उन्होंने कहा कि मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ज़ियारत की मतलब बहुत बड़ी तेज़ी के साथ बात की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये अगर कह भी देते कि ट्रंप साहब वी हैव टू मच रेस्पेक्ट फॉर यू, यू आर लीडिंग द सुपर पावर, बट your words regarding the Islamic terrorism, I think it is not right. मैं कहता हूँ अभी वो एक्सक्यूज कर, तो ये हमें विल चाहिए, ये हमें कहना चाहिए था, विल चाहिए। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। लोधी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, अमेरिकी चैनल ने भी कह दिया है कि देखिए अगर ओआईसी ने नहीं किया ना, अगर ओआईसी ने नहीं किया, मैं एक लेटर लिखूंगा, मैं लेटर लिखूंगा और उस लेटर के जरिए मैं देखना कि ट्रंप ट्वीट करेगा कि मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल गलत किया था, कि भाई इस्लाम वो ऐसे मैसाके मदीना अगर पढ़े। अच्छा जी, लगता है सारे डॉक्टर ही बहुत ज्यादा बोलते हैं, मुझे लगता है सिर्फ डॉक्टर फैजाक अकबर खान है, डॉक्टर आमिर क्या कहते हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपने तो रिकॉर्ड ही कायम। ठीक है जी, ठीक है, आपकी इजाजत से मैं लोधी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। लोधी साहब अब अमेरिकी चैनल ने भी कह दिया कि इमरान खान एक पढ़े लिखे वजीर आजम है, एजुकेटेड है, जबकि नरेंद्र मोदी एक चाय वाला है। तो हमारे यहाँ भी बहुत से लोग थे जिनको बड़े शकूक व शुबात रहते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, दुश्मनी में इतने आगे चले जाते हैं कि जी वो किसी भी चीज़ को मानते नहीं है। तो जब इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात एक्सेप्ट कर ले तो मेरे ख्याल से उनको भी जो चीज़ें पॉजिटिव है हमारे वजीर आज़म वो मान लेनी चाहिए। मैं विद इन पाकिस्तान लोगों की बात कर रही हूँ। जी देखें, एक बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जो मेरी काफ़ी उम्र है, मैंने बहुत सारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म उनके सदूर और देखे हैं। या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मैंने देखा था कि वो इस तरीके से बातचीत कर सकते थे इंटरनेशनल लेवल पे, मुशर्रफ साहब को देखा था और अब इनको देखा है। बाकी बहुत सारे लोग आए, किसी में मेरे ख्याल इस तरीके से बात करने की अहलियत शायद और अगर हो तो शायद कोई और भी हो। तो बात यह है कि आपने भी देखा कि ट्रंप ने ये कहा कि कल मैंने बहुत जारे किस्म की बातें सुनी, और मैं वहीं पे ये ट्रंप के अल्फाज में दोहरा रहा हूँ, बहुत जाहरियत वाली बातें मैंने सुनी और मैं भी वहाँ मौजूद था, और बहुत ख़तरनाक और जाहरियत वाली मतलब ये कि एक तो मोदी ने तो जो हमें डराना था तो डराया ही, ट्रंप ने भी हमें बहुत डराया।
और बिल्कुल रमेश साहब की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वहीं पर बात काट के कहना चाहिए था वज़ीर आज़म को कि ये जो आपने टेररिज्म को सिर्फ इस्लाम के साथ जोड़ा है, तो उनको 3-4 मिसालें दे के बताना चाहिए था कि रोज़ जो हर दूसरे दिन स्कूलों में फायरिंग होकर 20-20 बच्चे और 15-15 लोग मारे जाते हैं, जो पेरिस में लोग गाड़ियाँ अपनी चढ़ा देते हैं लोगों के ऊपर, क्या वो सारे मुसलमान हैं? और टेररिज्म का कोई मज़हब होता है? टेररिज्म तो हर जगह पाया जाता है। अच्छा लोधी साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, वहां पे कैसा स्मार्टली पत्ता खेला जाता है कि वहां पर हमने ऐसे टेररिस्ट भी देखे हैं जो बिल्डिंग्स में जाते हैं, वहां जाके क्या कुछ करते हैं और एंड में कह दिया जाता है कि बेचारा ज़हनी मरीज था। यानी इनका टेररिस्ट पकड़ा जाए तो ज़हनी मरीज निकलता है, डिक्लेयर होता है। इंतहाई ज्यादती वाली बात है जी। तो फिर अगर वो जो हंटिंगटन की थ्योरी थी ना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, वो पता नहीं सिविलाइजेशन का क्लैश होना था या नहीं होना था, लेकिन उसको फिर प्रैक्टिकल शेप दे दी गई है। और अगर आपने हेनरी किसिंजर का वो बात सुनी हो कि अगर आपको जंग के ढोल सुनाई नहीं दे रहे तो आप ज़रूर बहरे होंगे, दीज वर हिज वर्ड्स के, तो मेरा अपना ये ख्याल ये है कि ये जंग शुरू है एक सिविलाइजेशन के ख़िलाफ़। और फिर जब मैं देखता हूँ कि किन मुल्कों को तबाह किया गया, जब मैं उनकी गिनती करता हूँ, लिबिया को देखता हूँ, मैं इराक़ को देखता हूँ, मैं यमन को देखता हूँ, मैं सीरिया को देखता हूँ, मैं ईरान को देखता हूँ, मैं अफ़गानिस्तान को देखता हूँ, तो फिर मैं कब तक खुशफहमी में मुब्तला रहूँ कि नहीं जी नहीं, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ख़ास बात नहीं है, बल्कि ये तो वैसे ही फंस गए बेचारे सारे मुल्क। ऐसे नहीं है मेरी बहन, पूरे राउंड अप किया गया और जो रह गए हैं उनमें से ज़्यादातर को मफलूज कर दिया गया है। क्या मुल्क है? आप देखिए कि जब बादशाह भी नहीं बोल सका, जब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब तो 7 दिन हम इनका साथ ना दें तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते, और इसी तरीके से बाकी जो तो अभी जो मुल्क रह गए हैं ले दे के, पाकिस्तान एज पर है, पता नहीं कि ये कितना इसमें दमखम रह गया है। उसके बाद मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, और कोई इस्लामी मुल्क बचा नहीं है। अगर आप मुझे किसी का नाम बता दें कि जिसमें कोई दम रह गया, तो ये मैं कैसे मान जाऊं कि ये हुस्न इत्तेफाक है कि जो 20 के 20 मुल्क जिनके ऊपर चढ़ाई की गई है वो सारे मुसलमान थे। इज इट बाई चांस? जी तो ऐसे नहीं है ये बकायदा। और मैं ये फिर कहूँ, दोहराऊंगा, अच्छा, जंग का सबल बच चुका है। मुनीब, आपको क्या आपकी लगता मर्जी है कि दुश्मन अपनी मर्जी से आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर जी, तो जंग का तबल बच चुका है। आपने सिर्फ ये फैसला करना है कि दुश्मन अपनी मर्जी से हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करे या हम भी अपनी मर्जी से कोई काम करें। जी ठीक है जमुनी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मर्जी की उन्होंने बात की, चांस की बात की, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जो पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, वो मर्जी से देते हैं, बाद में यू टर्न लेते हैं, फिर कोई स्टेटमेंट देते हैं। अब दोबारा बात कर रहे थे कि जी अफगान मसले पर बातचीत करना चाहते हैं, अहम मसला है, तो बातचीत करने से किसने रोका है? हम तो किरदार अदा करना चाह रहे हैं बातचीत के लिए, फिर साथ खुद ही कह देते कि इनसे बात हो ही नहीं सकती, एक आधी ट्वीट आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं इस वक्त? डोनाल्ड ट्रंप क्या खुद कंफ्यूज है? वो जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से हो, ईरान की तरफ से हो, उन्होंने कहा था कि जी ईरान के ऊपर बदला लेंगे, उनके साथ उनके ऊपर हमला करेंगे, पर फिर वो मुकर गए। उन्होंने जॉन बोल्टन को निकाल दिया जो कि कहता था कि अफगान पीस टॉक्स छोड़ दो या ईरान के साथ लड़ाई करो, उन्होंने उनको भी निकाल दिया। तो उनको समझ नहीं आ रही कि वो इस वक्त मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं या वो लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हार अभी डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये हुई है कि जो अभी इसराइल में इलेक्शन हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो और ज्यादा फलस्तीनी जमीनों को इजरायली स्टेट का हिस्सा मानना शुरू कर देंगे। तो जो नेतन्याहू है वो इतनी बुरी तरह से शिकस्त का शिकार हुआ है अभी हाल ही में जो इजरायली इलेक्शन हुए हैं, कि इसमें सिर्फ मतलब नेतन्याहू नहीं बल्कि ट्रंप की भी बहुत ज्यादा जिल्लत है। तो इसके साथ हम लोग अगर आ जाए मोदी के ऊपर, उन्होंने बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा कर दिया। अब बड़े लोग ये कह रहे हैं कि चलो जी उससे मोदी जो इस वक्त जारियत उन्होंने की हुई है, जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में किया रखा है, उसकी वैलिडेशन हो गई है। मैं आपको एक बात बता दूं, यूट्यूब के ऊपर कल का बच्चा आता है और वो वीडियो ब्लॉग बनाकर रातों रात स्टार बन जाता है सोशल मीडिया का। वो अकेला भी 50,000 तो क्या, वो तो 60,000, वो तो 1 लाख रुपए 1 लाख लोग इकट्ठे करके ला सकता है। तो मोदी ने अगर 50,000 लोग इकट्ठे कर भी दिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप ये भूल गए कि उसी ह्यूस्टन के अंदर एक फेडरल कोर्ट में मोदी खिलाफ केस लगा हुआ है, अमित शाह के खिलाफ केस लगा हुआ है। कुछ कश्मीरी जो उधर अमेरिका के अंदर रिहायश है, उन्होंने वो केस किए कि अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत नहीं कर सक रहे। इस वक्त मैं सबको कह रहा हूं, और ये जो मोदी के खिलाफ अभी नारे लगे, जी बिल्कुल, इशू 9 वॉल्यूम 5
OHCHR का पढ़ लीजिए, टॉर्चर किया जा रहा है कश्मीरियों को सालों से, उनकी अपनी टांगे और बाजू काट कर उनको उन्हीं का गोश्त खिलाया जाता है। ये दरिंदे हैं, ये दरिंदर मोदी है। तो इस तरह के दरिंदे को बर्दाश्त करने का टाइम मेरे ख्याल से खत्म। बात यह है कि इस वक्त मोदी का भारत बड़ी अच्छी बैंकक्रप्ट बात हो है, गया, नरेंद्र मॉरली बैंकक्रप्ट हो मोदी गया। है। रमेश कुमार साहब, आपका लास्ट कमेंट जी। चाहूंगी। क्या किस हवाले से? आपका लास्ट लास्ट कमेंट कमेंट चाहूंगी, मुझसे देखिए, क्लोजिंग की तरफ जाना, मोदी कोई से पैगाम देना expectation- चाहें? जी। मोदी से एक्सपेक्टेशन पहले ही थी कि नरेंद्र मोदी क्या चाहता है, मगर हमें कभी भी दुश्मन को कमज़ोर भी समझना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मोदी अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है। और आप आज अगर ये कश्मीर के हवाले से, क्योंकि 50 दिन गुजर चुके हैं, थोड़ा और वक्त गुजरेगा। मैं आपको ये बताऊं कि वो वहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी ना, लोग इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी, बिज़नेस शुरू हो जाएगा, तो फिर ये स्लो ये बात जो है वो भूल जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि हमें आज अपनी किसी भी हालत में हमें इसको जारत नहीं कहना चाहिए, मगर 50 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है ठीक। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये नहीं कहता है, जो सुपर पावर है, जो ये बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि भाई ये जो है वो जुल्म हो रहा है। तो ये दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई हर एक बंदे को खुदा की तरफ मुंह दिखाना है। तो हमें अपने अब मजबूत दोस्त ठीक है जी। बनाने चाहिए। दुश्मनी भली हम किसी के साथ नहीं रखें, मगर उनको अपने दोस्त की बनाने के चक्कर में हम जो हमारे अपने दोस्त हैं उनको दोस्तों को हम दूर नहीं कर दें, उसको नहीं गवा दें। तो इस वजह से जो हमारे मजबूत दोस्त हैं उसको हम बनाएं, बाकी हम दुश्मनी को छोड़ें, मगर हम औरों को जो ना दूसरी सिफ में रखें। मगर कम से कम हमें खित्ते के हवाले से ईरान है, टर्की है, चाइना है, रशिया है, ये जो हमारे पहले आजमाए हुए हैं, मैं समझता हूँ हमें उनकी तरफ थोड़ा सा लाड़ा करना चाहिए। और अगर हम फिर दोबारा सुपर पावर की तरफ अगर नज़र डालते जाएंगे, तो उन्होंने तो मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से किया। आज भी सऊदी और यूएई का जो है वो क्या है, वो तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर मुल्क अपने मफाद को देखेगा। ठीक है जी, ठीक है, वक्त की कोई कमी है, पाकिस्तान की मुझे तरफ नहीं क्लोजिंग का देखेगा। कहा जा रहा है। डॉक्टर रमेश कुमार और जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आपका भी, मुनीब आपका भी, तीनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा अपना प्यार लुटाइए, जिससे मेरे हौसलों को एक नई उड़ान मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।